अब हम पढ़ते हैं बिहारी जी द्वारा लिखित नीति के दोहे। दुस्से है दुराज प्रज्ञान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल पावस रवि चंद्र। प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। काव्यगत सौंदर्य है, अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं। ऐसा सूर्य ग्रहण के समय में होता है। यह कवि के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। दोहरा शासन प्रजा के लिए कष्टप्रद होता है। इस नीति के निर्धारण में कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का व्यावहारिक रूप में अच्छा प्रयोग किया है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत और अलंकार है श्लेष और दृष्टांत, गुण है प्रसाद। अब हम अगला पढ़ते हैं। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कर छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में सत्य का उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की ही बहुत आवभगत होती है, जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। कवि का मत है कि जिसके पास अनिष्ट करने की शक्ति यानी बुराई करने की शक्ति अधिक है, उसका संसार में बहुत अधिक आदर होता है कलयुग में। जैसे कि भले को हानि न पहुंचाने वाला समझकर अर्थात भला कहकर सब छोड़ देते हैं, अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर जप दान आदि करके उसे शांत करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई या दुष्टता होती है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। कवि ने यहाँ पर गाव सौंदर्य में कवि ने अनिष्ट ग्रहों के आने पर जप दान आदि से उन्हें शांत करने के कार्यों के माध्यम से इस यथार्थ का सुंदर चित्रण किया है कि लोग दुष्ट लोगों का सम्मान भयवश करते हैं। यहाँ भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत, गुण है प्रशांत और व्यंजना ओस से पूर्ण है, अलंकार है, बसे बुराई में अनुप्रास, भलो भलो में पुनरुक्त प्रकाश तथा खोटे ग्रह का उदाहरण देने के लिए दृष्टांत है। अगला है नर की और नल नील की गति एक ही करी जोय, जेते नीचो है हवा चले तेतो ऊंचो होए। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। कविवर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचे उठते हैं। यहाँ काव्यगत सौंदर्य में बताया गया है मनुष्य सभ्यता से उन्नति करता है। यहाँ विनम्रता से महान बनने का रहस्य समझाया गया है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद और अलंकार है उपमा और विरोधाभास। दो वस्तुओं का एक समान धर्म होने के कारण दीपक तथा गति नीचों ऊंचों में श्लेष अलंकार का मंजुल प्रयोग दृष्टव्य है। अगला है बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुनना फिर घटे, बस वर समूल कुमलाए। यहाँ पर कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। काव्यगत सौंदर्य में बताया गया जिस प्रकार तालाब में जब उस तालाब में पानी बढ़ता है तो उसके साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती जाती है, किंतु जब पानी उतरता है तो बढ़ी हुई नाल छोटी नहीं होती, पानी के समाप्त होने पर वह स्वयं नष्ट हो जाती है और कमल भी उसी में नष्ट हो जाता है। कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा धन न रहने से बहुत कष्ट होता है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत, अलंकार है पुनरुक्ति
और अनुप्रास और रूपक। गुण है प्रसाद। अगला है स्वार्थ। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न चित्त, रजु राजस न छुआओ तो नेग चीकनो चित्त। इस दोहे में कवि ने विनम्रता के साथ मध्य, धन और वैभव को न आने इसका परामर्श दिया है। कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त न हो, मित्रता स्थायी बनी रहे, उसमें दोष न हो, तो धन वैभव का इससे संबंध न होने दें। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अर्थात स्नेह में धन का स्पर्श न होने दें। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। यहाँ पर मित्रता में धन के लेने का व्यवहार कम करने से ही मित्रता विद्वेष रहत रहती है। यहाँ भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है रूपक और अनुप्रास श्लेष, गुण है प्रसाद। बसे बुराई जो तजे, तो चित खरऊ डरातु, जो निष्कलंक मयंक लखी, गने है लोक उत्पात। यहाँ पर इसे ध्यान से सुनिए। बुराई जो तजे, तो चित खरऊ डरातु, ज्यो निष्कलंक मयंक लखी, गने है लोक उत्पात। यहाँ पर दोहे में कवि ने कहा है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो अवश्य अमंगल की संभावना बनी रहती है। व्याख्या है कवि बिहारी का कथन है कि ये दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़ दे तो अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहत देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। काव्यगत सौंदर्य है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने से संसार में उपद्रव की आशंका अधिक होने लगती है। यह दोहा बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। दुष्ट व्यक्ति के अच्छा व्यवहार करने पर उससे सावधान रहना भी बताता है। यहाँ भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है बुरे बुराई में अनुप्रास तथा चंद्रमा का उदाहरण देने में दृष्टांत है। गुण है प्रसाद। अब अगला है स्वार्थ सुकृत न श्रम विथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पान परि, तू पाछिन न मार। यहाँ पर है इस दोहे में कवि ने अनुयुक्त के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समय पर चेतावनी दी। इस दोहे में उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए अनुयुक्त द्वारा सचेत किया गया। हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। इसमें न तो तेरा स्वार्थ है और न यह अच्छा कार्य है। तेरा श्रम व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तो तू दूसरों के हाथी कठपुतली बनकर अपनी जाति के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मान करके अपनी जाति के पक्षियों का वध करना बंद कर दे। यहाँ पर समझाया गया है कि दूसरे के अनुसार कार्य न करके अपने अनुसार कार्य को करना। अब यहाँ एक और अर्थ निकलता है कि हे राजा जयसिंह, तू विचार कर देख ले, तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक और औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर अपने साथी इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, जीता हुआ राज्य तुझे नहीं मिलता है। युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तुम्हारे श्रम का फल तुम्हें न मिलकर तुम्हारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदी राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत कर। काव्यगत सौंदर्य है कि यहाँ पर बाज पक्षी जयसिंह का, शिकारी औरंगजेब का तथा पक्षी अपने पक्ष के हिंदू राजाओं का प्रतीक है। यह दोहा इतिहास की वास्तविक घटना का पर आधारित है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत, छंद है दोहा, अलंकार है बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को सावधान किया गया। अतः यहाँ अनुयुक्त अलंकार है। पंचमी में दो अर्थ हैं, पक्षी और पक्ष।
यहाँ होने से यहाँ श्लेष अलंकार है। गुण है प्रसाद एवं ओज, शब्द शक्ति है अविधा, लक्षणा और व्यंजना।